अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को आतंकी हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे। शहीद 2 सैनिक जो है उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिसमें एक कोटद्वार के गौतम कुमार और चमोली के शहीद वीरेंद्र सिंह हैं, जिनका पार्थिव शरीर आज देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर वीर सपूतों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रही हैं जब मुक्ति धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें नमन किया गया। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पहुंचा और बताते चले आपको, वीर सपूतों को सीएम पुष्कर सिंह धामी जब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो राइफलमैन गौतम कुमार कोटद्वार उत्तराखंड के रहने वाले हैं और नायक वीरेंद्र सिंह चमोली के हैं। तो 2 जवान जो कि शहीद हुए हैं, उनका अंतिम संस्कार आज और मुक्तिधाम कोटद्वार में अंतिम संस्कार होगा, बताया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पहुंचा, दोनों शहीदों का पार्थिव शरीर अब पहुंचा है। वीर सपूतों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है और शहीदों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी और अंतिम संस्कार होगा आज। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को आतंकी हमले में 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और दोनों जवान हैं ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिसमें से एक जवान कोटद्वार के गौतम कुमार हैं और चमोली की वीरेंद्र सिंह, जिनका पार्थिव शरीर जो है अब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है। हालांकि आज अंतिम संस्कार होगा शहीदों का। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए पहाड़ के 2 बेटों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। कोटद्वार के शहीद गौतम कुमार का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और कोटद्वार के मुक्तिधाम में उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं चमोली के शहीद वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर अपने पैतृक गांव बमियाला पहुंचेगा, जहां उनका भी पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए हैं, जिनमें 2 सैनिक उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो ये जो 2 जवान हैं कोटद्वार के रहने वाले हैं और एक चमोली के रहने वाले हैं। शहीद गौतम कुमार जो है वो कोटद्वार के हैं। हालांकि पार्थिव शरीर पहुंच चुका है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर और शहीद वीरेंद्र सिंह जो हैं वो चमोली के रहने वाले हैं, उनका भी पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और अब बताया ये जा रहा है कि कुछ समय के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से परिवार में मातम छाया हुआ है। दरअसल पुंछ जिले में जिस तरीके से हमला हुआ उसमें उत्तराखंड के 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। और हमारे सहयोगी अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटद्वार से, नितिन सेमवाल चमोली से जुड़ गए हैं। अनुपम, जरा बताइएगा, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर तो पहुंच चुका है, अंतिम संस्कार कब तक होगा? पार्थिव शरीर का इंतजार पूरा परिवार कर रहा था, यानी कि पूरे कोटद्वार के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कि गौतम कुमार जो शहीद जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, उनका पार्थिव शरीर कब कोटद्वार पहुंचेगा। तो अब कुछ ही समय में उनका जो पार्थिव शरीर और सेना के जो अधिकारी हैं वो जवान लेके उनके घर पे पहुंचेंगे और उनके परिजनों के साथ उनके अंतिम विदाई इस समय दी जाएगी और लगभग 11 से 11:30 बजे के करीब मुक्तिधाम कोटद्वार में उनके सैन्य सम्मान के साथ उनकी विदाई होगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और कोटद्वार के जो तमाम इलाके के जो लोग हैं वो शहीद के सम्मान में मुक्तिधाम में मौजूद रहेंगे और एक गवाह बनेंगे कि किस तरीके से देश के लिए रक्षा के लिए लोग शहादत देते हैं और उसको याद करेंगे। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। नितिन सेमवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जरा आप भी बताइए, क्योंकि पार्थिव शरीर का भी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और अब कितनी देर बाद ये पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगा? जॉली ग्रांट में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को वहाँ पे श्रद्धांजलि दी, उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से
उनके पार्थिव शरीर को जो वीरेंद्र सिंह हैं उनको गौचर लाया जाएगा और उसके बाद वहां से सेना के वाहन से नारायणबगड़ ले जाया जाएगा और उनके जो गांव में है वहां पे लोग इकट्ठा होने लग गए हैं। सुबह से ही लोग वहां पे मौजूद थे और कहा जा रहा है कि बमियाला जो उनका पैतृक घाट है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगभग 12 से 1 बजे के बीच उनके शव के बमियाला पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि गौचर से नारायणबगड़ तक वाहन से वहां पे शव को ले जाया जाना है तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। और बताया यही जा रहा है, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि 12 से 1 बजे के बीच उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जी ठीक है अनुपम, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है जैसा कि अभी आपने बताया, क्या परिजनों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? देखिए, परिजनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन का समय बीत चुका है जब ये घटना हुई थी। उसके बाद से ही पूरे परिजन इंतजार कर रहे थे कि उनकी माँ भी इंतजार कर रहे थे कि उनके बेटे का शव, उनके जो पार्थिव शरीर है वो घर लाया जाए। उनकी भी जिद थी, क्योंकि जिस तरीके से पहले सेना की ओर से कहा जा रहा था कि राजौरी में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन परिवार की जिद थी कि उनको वापस उनके पैतृक घर पे लाया जाए और मुक्तिधाम जो कोटद्वार के पास में जो घाट है वहां पर ही उनकी अंतिम संस्कार किया जाए। तो अब इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब पार्थिव शरीर कोटद्वार पहुंच चुका है। अब उनके अंतिम दर्शन के लिए सबके बीच में उनको रखा जाएगा। जो कोटद्वार के जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, वो सब शहीद का इंतजार कर रहे हैं। और अब आज लगभग 11 से 12 के बीच में लगभग अंतिम संस्कार के लिए जो सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना के अधिकारी भी उनके घर पे पहुंच चुके हैं और तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया अनुपम आपका भी, नितिन आपका भी, इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में टॉन्स वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल 8वें दिन भी धू धू कर जल रहे हैं। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है, लेकिन वन विभाग आग पर काबू नहीं पाया है। आपको तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं यमुना घाटी की भी, जहां पर रात भर जंगल धू धू कर जलते रहे। पूरे जिले में आग के कारण धुआं छाया हुआ है। हालांकि उत्तरकाशी वन प्रभाग के सख्त रुख के कारण डूंडा और मुखेम रेंज में आग पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन यमुना घाटी में आग का तांडव जारी है। बलवीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। बलवीर, जरा बताइए, क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है या फिर नहीं, और वन विभाग की तरफ से अभी क्या क्या कोशिशें की गई है इन आग को बुझाने के लिए? बिल्कुल 8 दिन का समय हो गया है, जो जंगल है धू धू के जल रहे हैं। खासकर अब जो आग है वो जो टॉन्स वन प्रभाग है और जो अपर यमुना वन प्रभाग है, बड़कोट, मोरी, नौगांव, इस तरफ पूरी तरह से धुआं छाया और हर दिन बड़ी संख्या में जो वन संपदा है वो जल रही है। इसके अलावा गंगा घाटी की बात करें तो गंगा घाटी में काफी हद तक कंट्रोल आग को कर दिया गया है। डुंडा मुखेम में भी आग कंट्रोल में है, पर जिस तरह से यमुना घाटी के जंगल जल रहे हैं, रेशकीमती जंगल है, बांज बुरांस के जंगल भी वहां पाए जाते हैं, तो लगातार आग लगी हुई है और 8 दिन का समय हो गया। लगातार 8 दिन से जो जंगल है वो जल रहे हैं। हालांकि जो वन विभाग है उनकी टीमें मौके पे तैनात जरूर है, पर आग को अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए है, क्योंकि 8 दिन का समय काफी ज्यादा होता है और सर्दियों के मौसम में इस तरह जंगलों का जलना कहीं ना कहीं वन विभाग पे सवाल खड़ा करता है। फिलहाल कोशिशें जारी है, पर वन संपदा को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो जंगली जीव रहते हैं जंगलों में, उन पे भी संकट गहराया हुआ है। तो कह सकते हैं कि हर दिन नुकसान की खबरें सामने आ रही है, पर आग को अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। काशीपुर में अवैध खनन के खिलाफ धरना दे रहे ग्रामीणों पर खनन माफियाओं ने फायरिंग कर दी है, जिससे कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 3 घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में और 1 घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग की घटना से पुलिस में हड़कंप मचा है। थाना ITI थाना क्षेत्र के अजीतपुर की है, जहां अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीण पिछले 1 महीने से धरना दे रहे थे और रविवार को खनन माफियाओं ने उन पर फायरिंग कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामलों को 2 गाँव के बीच रास्ते के विवाद का है, जिसमें कि एक गाँव यूपी में पड़ता है और जहां पर लोगों पर फायरिंग करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धरना प्रदर्शन कर रहे थे बैठ के टेंट लगा के अपना। ये लोग आए सर, हमसे बदतमीजी करने लग पड़े, डंडे लठिया पिस्टल हाथ में सर हमें डराने लग पड़े। तो सर हमारे ऊपर फायरिंग करी, पहले हवा में फायरिंग करी। एक हमारे क्षेत्र में गांव है अजीतपुर और यूपी साइड में एक गांव है,
घोसीपुरा। इस दोनों गांवों के मध्य में एक रास्ता है, जिस रास्ते से खनन की गाड़ियों को ले जाने के संबंध में किसी बात पर विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे मिले, जिसमें घोसीपुरा का जो दूसरा पक्ष था, जो यूपी साइड का है, उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें इस साइड के 2 लड़कों जो अभी चिकित्सक के द्वारा बताया गया 312 लोगों को छर्रे लगे। अल्मोड़ा जिले में लगातार गुलदार दिखाई दे रहा है। रानीखेत में गनिया तोली में गुलदार दिखाई दिया है और जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने गुलदार को पकड़ने की मांग की है। कई बार गुलदार लोगों पर हमला कर रहा है। लोगों ने पिंजरा लगाने की भी मांग की। सप्त दिवसीय शीतकालीन तीर्थ यात्रा की शुरुआत आगामी 27 दिसंबर से होगी। ये यात्रा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के द्वारा संपन्न की जा रही है। शीतकालीन गद्दी पड़ाव स्थल पर भ्रमण करने के साथ साथ कुमाऊं के सभी मंदिरों में भी यात्रा पहुंचेगी और यात्रा को भाग्य बनाने के लिए शंकराचार्य के प्रतिनिधियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और सरकार से सहयोग की मांग की। हरिद्वार में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में 25 साल पूरे होने पर दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, हरिहर भी पहुंचेंगे और इसके साथ सीएम धामी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बताते चलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि धर्मनगरी में आध्यात्मिक महोत्सव चल रहा है और हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गया। पुलकित, कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है? और हरिद्वार के कनखल के हरिहर आश्रम में जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव, जिसमें बड़े साधु संत और कई राजनीतिक हस्तियां जो है वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। आज यहाँ पर जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर रहेंगे। उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा और कई भाजपा के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। उसके अलावा गुरुकुल कावेरी यूनिवर्सिटी में जो एक 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, उसका भी आज समापन है। वहां पर भी जो बड़े नेता है उनके पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी यहाँ पर आज प्रस्तावित था, लेकिन उनका अभी तक जो है पूरी तरह से दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अभी उनका कंफर्म नहीं हो पाया है। हालांकि वो भी पहुंचने की संभावना उनकी जो है जताई जा रही है। तो बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है इस वक्त। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून में रविवार को एक तरफ जहां पर परेड ग्राउंड में भू कानून की मांग को लेकर स्वाभिमान रैली थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की मोदी है ना रैली थी। इसी रैली में धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली के सुर कुछ बदले से नजर आए। ऐसे में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मंच से कविता के जरिए कहा कि वो दुविधा में है, कहां जाए, और अनुशासन की बेड़ियां उन्हें अपनों के बीच जाने से रोक रही हैं। सुनिए विनोद चमोली का कविता के जरिए लोगों को संदेश। जो परेड ग्राउंड में लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ भी अपने वहां भी अपने, तो समझ में नहीं है, यहाँ भी अपने वहां भी अपने, गांव को किधर जाऊं, यहाँ भी अपने वहां भी अपने, गांव को किधर जाऊं, जहां मैं खड़ा हूं वहां वो खड़े हैं, जहां मैं खड़ा हूं वहां वो खड़े हैं, मन करता है मैं भी जाऊं, मन करता है मैं भी जाऊं, उनके कदमों से कदम मिलाऊं, पड़ी है बेड़ियां अनुशासन की, ज्योति जी, पड़ी है बेड़ियां अनुशासन की, ये हालत किसे सुनाऊं। अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी ठंड की वजह से कई जगह पर प्राकृतिक पानी के स्रोत जम गए हैं। इसके साथ ही पाला भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। बागेश्वर में इन दिनों का मिजाज जो है वो पल पल बदल रहा है। बीते दिनों उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर जिले के निचले हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। घाटी वाले क्षेत्रों में सुबह से ही कोहरा छा रहा है और शाम होते बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं। सुबह शाम कपकपाती ठंड से लोग परेशान हैं।
उत्तरकाशी के ढुगाल गांव में पांडव नृत्य की धूम है। ग्रामीण देर रात तक पांडव नृत्य का आयोजन कर रहे हैं और इस पांडव नृत्य की खास बात यह है, लगातार 9 दिनों तक चलने वाले इस पांडव लीला में गांव के हर ग्रामीण अपनी भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण युवाओं ने सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस परंपरा को एक बार फिर से शुरू किया है। सनातन का प्रतीक है, हमारा इष्ट देवता है, हमारा इष्ट है। यदि हम इस काम को समय समय पर नहीं करते हैं तो हमारे पांडव हमको दोष भी लगाते हैं और उसके बाद हमें फिर से खड़ा होना पड़ता है। इसलिए हम सनातनी लोग, सनातन धर्म को मानने वाले हमेशा इस धंधे हैं, इस संस्कृति को जीवित रखते हैं। नई जो जनरेशन है ये इससे कट हो रही थी, लेकिन अब पुरानी जनरेशन को दोबारा से एक धागे में बांधने के लिए जो गांव के लोगों ने जो एकता का परिचय दिया है, ये एक बहुत ही सराहनीय काम। नैनीताल में क्रिसमस की धूम है। रात से ही चर्चों में विशेष पूजा हो रही है तो कैरल गाकर प्रभु यीशु को याद किया गया। नैनीताल के सेंट फ्रांसिस चर्च हो या फिर मैथोडिस्ट चर्च में हर गिरजाघर में धूमधाम से क्रिसमस को मनाया जा रहा है। रात में मिसा पूजा के साथ प्रभु यीशु का जन्म हुआ, जिसके बाद केक काट कर जश्न मनाया गया। हालांकि नैनीताल में क्रिसमस को लेकर पर्यटकों की भी भीड़ है। पर्यटक नैनीताल पहुंचे हैं तो वहां पर भी होटल फुल है। वहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, कैसे क्राउड मैनेज किया जाए। नैनीताल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में जाना चाहता है, मगर कम ही लोग ये जानते हैं कि जितनी खूबसूरत नैनीताल की वादियां हैं उससे कई आकर्षक यहाँ के चर्च हैं जो कि गॉथिक शैली में बने हैं। गॉथिक शैली में बने नैनीताल के गिरजाघर ईसाई धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। इन चर्चों की खूबसूरती ऐसी है कि हर कोई यहाँ आना नहीं छोड़ता। माल रोड पर बने कैथोलिक चर्च का निर्माण 1909 में हुआ था। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च की स्थापना यूरोपीय शैली में हुई, जो आज भी कायम है। मन को छू जाने वाले इस चर्च में वेद के जो चित्र बने हैं वो सब जर्मन से लाए गए हैं। साथ ही इस चर्च को अब भी बिल्कुल उसी शक्ल में रखा गया है जैसे अंग्रेजों ने इसे बनाया था। सरोवर नगरी के दूसरे छोर पर स्थित ये मेथोडिस्ट चर्च जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना चर्च है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक चर्च है। यहाँ पर अनेक पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं और अनेक भक्तजन प्रभु की उपासना करना और प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सरोवर नगरी में बने चर्च आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं कई चर्च यूरोपीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। वहीं नैनीताल आने वाले पर्यटक भी इन चर्चों के इतिहास को जानने पहुँचते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत जगह घूमे, बट ये चर्च देख के एक्चुअली हम लोग आगे जा रहे थे तो ये चर्च देख के हम लोग यहाँ जल्दी आ गए एंड वी आर लविंग इट। बहुत प्यारा है। अभी हम चर्च देख के ही आ रहे हैं। हाँ, बहुत ऐतिहासिक है। जो हमें जानकारी मिली कि अंदर जो वहाँ पे एक स्टैचू टाइप का है वो जर्मनी से आया हुआ है। ये बहुत ओल्डेस्ट टाइम से ये चर्च यहाँ पे है। बहरहाल कहना गलत नहीं होगा कि सरोवर नगरी न सिर्फ सैर सपाटे के लिए बल्कि ईसाइयों की आस्था का भी केंद्र है, जिसकी सुंदरता आज भी कायम है। हालांकि अब इनके रखरखाव पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ने लगी है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। औली में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पार्किंग ना होने की वजह से जाम जैसी स्थिति बन रही है। जो पार्किंग है वो फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नए साल के जश्न पर पर्यटक जो है पहाड़ का रुख कर रहे हैं और ऐसे में पार्किंग की व्यवस्था करना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना पर नैनीताल में राम भक्तों ने यात्रा निकाली। नैनीताल से भक्तों ने कलश यात्रा निकाली जिसमें शहर के लोगों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान इन भक्तों ने राम मंदिर का संदेश भी दिया है तो भगवान राम के प्रति आस्था की भी व्यक्त की है। इस दौरान ही अयोध्या से पहुंचे अक्षत को भी पूरे शहर में घुमाया गया है। अब ये भक्त इन अक्षतों को उन घरों में जाकर देंगे जिन्होंने राम नाम मंदिर बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। इस यात्रा के दौरान खासा भीड़ नैनीताल की सड़कों पर भी दिख रही है। नैनीताल में रविवार से गुरुद्वारा सभा ने चाय सेवा शुरू की है। गुरुद्वारे के पास इन लोगों ने देश भर से आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को चाय पिलाई है और माता गुजरी और
साहिबजादे की याद में उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान देश भर से पर्यटक चाय लंगर का हिस्सा बने और प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें, माता गुजरी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की पत्नी थी। उनके दोनों बेटों ने जब इस्लाम नहीं अपनाया तो औरंगजेब ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इस खबर को सुनकर माता गुजरी ने भी प्राण त्याग दिए। इसके बाद हर साल सिख समुदाय के लोग उनकी याद में लोगों की सेवा करते हैं।